बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मैं सुधीर तोमर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर दीपक भाकर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम चुनावी चर्चा करने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अजमेर की राजनीति में स्टार प्रचारकों का प्रवेश होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे स्टार प्रचारक आ रहे हैं। आज अशोक गहलोत अजमेर में थे, उन्होंने रोड शो किया, गारंटी यात्रा निकाली और उसमें हिस्सा लिया। दूसरा, पुष्कर के अंदर अभी एक आम सभा होने वाली है जिसको योगी जी आ रहे हैं उसके अंदर, और वो योगी जी उसके अंदर भाग लेंगे। आदित्यनाथ योगी किसी नाम के मोहताज नहीं है। अगर वो आएंगे तो निश्चित रूप से स्टार प्रचारक होने का उनका लाभ या नुकसान किसको होगा, क्या होगा, वो होगा। किशनगढ़ में भी वो आ रहे हैं। यही नहीं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के, वो अजमेर में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर लग रहा है कि स्टार प्रचारक जरूर चुनाव का जो माहौल है उसको बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे, और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहली चर्चा मैं करना चाहूँगा आपसे, सुधीर जी। ये जो यात्रा है, जो लोगों की यात्राएं आ रही हैं, उसके अंदर कांग्रेस की यात्रा पर अगर बात की जाए, अशोक गहलोत जिस तरीके से आ जाए, उनके अजमेर आगमन पर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं? अशोक गहलोत जी की अजमेर यात्रा उनकी गारंटी यात्रा का एक पार्ट रहा, और अजमेर से जब ये गारंटी यात्रा गुजरी है तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों को उसने आत्मबल तो प्रदान किया ही है। मूल रूप से यात्रा का उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं में रक्त संचार की गति को बढ़ा देना होता है, जिससे कि आने वाले समय में कार्यकर्ता उस तीव्रता को अपने मतदाताओं तक ले जा पाएं। इस यात्रा का ये प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा, और अजमेर उत्तर और दक्षिण दोनों ही को इसमें कवर किया गया है। साथ ही साथ ये प्रयास किया गया है गारंटी यात्रा के माध्यम से कि किशनगढ़ और पुष्कर में भी इसका मैसेज पहुंचे। कितना मैसेज पहुंचेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अजमेर उत्तर और दक्षिण में इस यात्रा का एक पॉजिटिव प्रभाव निश्चित ही पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ने वाला है, प्रभाव पड़ना भी चाहिए, क्योंकि प्रभाव पड़ने के लिए ही ये सारी यात्राएं की जाती हैं, जिस यात्रा में अब बड़े बड़े लोगों के चेहरे दिखाए जाते हैं। यह चेहरा अप्रत्याशित था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्योंकि अजमेर की गारंटी यात्रा के संयोजक नहीं थे। गारंटी यात्रा के संयोजक जो थे वो सचिन पायलट थे, जो मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में राहुल गांधी के साथ भाग ले रहे हैं। बड़ी बड़ी भीड़ भी बहुत अच्छी इकट्ठी हो रही है उनकी सभाएं जो देखने को बनती हैं। अगर यही सभाएं राजस्थान में हो जाती तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सचिन पायलट एक बहुत बड़ा चेहरा आज राजस्थान के अंदर हो सकते थे। खासतौर से अजमेर में अगर वो संयोजक थे और वो यहीं इसी यात्रा के अंदर यहाँ मौजूद रहते तो निश्चित रूप से उनके जो समर्थकों को जो टिकट दिलाई गई है उनको बहुत बड़ा सहारा मिलता। जैसे मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर रघु शर्मा जो केकड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उन्हीं को टिकट दिलाने के लिए उनके जो पुरोधा माने जाते हैं वो सचिन पायलट हैं। उन्होंने अपने समर्थक मसूदा से राकेश पारिक को टिकट दिलाया, उन्होंने अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रणौता को टिकट दिलाया, उन्होंने पुष्कर से नसीम अख्तर को टिकट दिलाया। लेकिन जब से उन्होंने नामांकन भरा है और जब से वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक बार भी सचिन पायलट ने किसी की डूबती हुई नैया को नहीं संभाला। यहाँ डूबती हुई नैया को मैं जानबूझकर बोल रहा हूँ, अनजाने में नहीं बोल रहा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये जितने भी लोग मैंने आपके नाम बताए हैं उनमें कोई बहुत अच्छी स्थिति में पानी के ऊपर तैर रहा हो। सबकी स्थितियां विकट हैं, चाहे रघु शर्मा हो, चाहे राकेश पारिक हो, चाहे महेंद्र सिंह रणौता हो, चाहे नसीम अख्तर हो, चाहे शिव प्रकाश गुर्जर हो। उनके जितने भी समर्थक हैं वो सारे के सारे अपर हैंड नहीं हैं, और अपर हैंड लाने के लिए उनको चाहिए था कि वो यहाँ आते, संभालते, अपने मत विभाजन मत समीकरणों को करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो तोमर साहब, क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे कि उनका स्टार प्रचारक अशोक गहलोत का आना कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रखता? ठीक है, मुख्यमंत्री थे, आए, आगे चले गए, क्योंकि उन्होंने तो जिन लोगों को टिकट दिलाई है उसमें से दो ही लोग हैं, केकड़ी का अपने विकास चौधरी समझ लीजिए, और अजमेर उत्तर से दक्षिण से जो है द्रौपदी गोली समझ लीजिए। किशनगढ़ से विकास। तो आप क्या समझते हैं कि मैं ये समझता हूं कि जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर
भूमिगत तरीके से लड़ी जा रही, लेकिन सार्वजनिक है, जिसे दिखाया ऐसा जा रहा है जैसे बहुत गोपनीय है, लेकिन ये सार्वजनिक गोपनीयता है। और ये ऐसा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अभी भी एक साथ प्रचार के लिए नहीं निकल रहे हैं। ये एक तथ्य हो सकता है। हाँ, पोस्टरों पर तो जरूर है, पोस्टरों पर दोनों को साथ ले आया गया, लेकिन पोस्टरों के अलावा लाइफ के अंदर कहीं ये एक तथ्य हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री की यात्रा का अजमेर के कांग्रेस जनों पर एक प्रभाव पड़ेगा, ये सत्य है। लेकिन इससे भी अधिक प्रभाव पड़ेगा अगर आने वाले बचे हुए दिनों में सचिन पायलट भी, और जैसा कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट निश्चय ही अजमेर के इन 5 प्रत्याशियों के लिए और 8 प्रत्याशियों के लिए आएंगे और उनके लिए अपना जोर भी लगाएंगे और उनके अंदर उत्साह भी भरेंगे। क्योंकि सचिन ने जब जवाबदेही ली है और टिकट दिलाए हैं तो जिताने में सहयोग करने की जिम्मेदारी से सचिन बचते भी, अच्छा पूर्व में भी वो बचते नहीं रहे। अगर रघु शर्मा के पिछले एमपी के उपचुनाव को देखें तो रघु शर्मा के लिए जी जान एक कर दिया था उन्होंने, तो एमपी से फ्री होकर और गहलोत जी के यहाँ से चले जाने के बाद सचिन के लिए खुला हुआ है आसमान, और सचिन आएंगे और सचिन पायलट आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल तो स्थिति ये लग रही है कि जहाँ जहाँ से उन्होंने दौसा से और भी जहाँ जहाँ अपने लोगों को वो टिकट दिलाए हैं, उन किसी को नहीं संभाला है। हम राजस्थान अजमेर तो हमें दिख रहा है कि 5 सीटें दिख रही हैं उनकी, लेकिन और भी बाकी चीज़ें वहाँ भी नहीं संभाल रहे। और इससे एक जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो गुर्जर मत हैं वो अनावश्यक रूप से छिटक रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये गुर्जर मत जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अशोक गहलोत के नाम से छिड़ते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे नेता को अगर बर्बाद किया है तो अशोक गहलोत ने किया है, तो वो तो दुश्मन की तरह से देखते हैं। आज अगर अशोक गहलोत के साथ के अंदर एक ही कार के अंदर महेंद्र सिंह रणौता कार के अंदर खड़े हो गए, लेकिन उनके चेहरे का जो एक मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब थी। और यही अगर सचिन पायलट होते तो उनकी मुस्कुराहट अलग होती, आत्मविश्वास अलग होता। लेकिन अपने अपने नेता का एक चयन होता है जो नहीं हो पा रहा। और मुझे नहीं लगता कि अशोक गहलोत के आने से बहुत ज़्यादा कोई फर्क अजमेर की राजनीति पर पड़ने वाला है। न तो द्रौपदी कोली के पड़ने वाला है और ना, ठीक है वो पड़ता है, वो तो ठीक है कि आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, एक वो बना लिया, लेकिन कोई वो वोटों में तब्दील करना है एकदम से जब बाहर आती है, जैसे बाहर भारतीय जनता पार्टी में आ सकती है। और जब भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को देखा जाए तो बालक आदित्यनाथ योगी अगर आते हैं पुष्कर के अंदर और वो सभा करते हैं, या किशनगढ़ में उनकी रोड शो होता है, या अमित शाह जो है वो अजमेर में कल रोड शो करने जा रहे हैं, ऐसे लोग अगर आते हैं तो निश्चित रूप से गिरते हुए ग्राफ को ऊपर उठाने में इनका योगदान हो सकता है। क्या सोचते हैं भाकर साहब? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। योगी जी तो भारतीय राजनीति के एक ध्रुव तारे हैं जो चमक रहे हैं और लोग उनकी तरफ देखते रहते हैं, और उनके अंदर भविष्य की संभावना भी तलाशी जाती है। तो स्वाभाविक है उनका एक क्रेज़ है, और उसको आने वाले समय में आपको मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे में आप देख भी लेंगे कि किस तरह से पुष्कर से लेकर किशनगढ़ तक की जनता उनका स्वागत करती है और वो उनको इन्फ्लुएंस भी कर लेते हैं। और जहाँ तक अमित भाई का सवाल है, स्वाभाविक रूप से उनकी सब जानते हैं कि आप तो हमेशा से बोलते भी रहे, मीडिया बोलती रही है कि गुजरात तो हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन गुजरात से लेकर के दिल्ली तक के सफ़र के अंदर अमित भाई ने एक अमिट छाप छोड़ी है, और जिसको हम लोग देख रहे हैं गृह मंत्री के रूप में, संगठन के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, और गुजरात के अंदर जब वो गृह मंत्री थे और बाकी उन्होंने एक पार्टी का कद्दावर नेता है। और स्वाभाविक उनकी पहले भी यहाँ पे एक रोड शो हुआ जिसका नतीजा हमको देखने को मिला है, और आने वाले कल में भी जब अमित भाई की यहाँ पे रोड शो होने वाला है तो उसका नतीजा हमको इतना हो सकता है कि हम शहर की 2 सीटें तो जीत ही रहे, हमारा इतना कोशिश है कि हम उस अंतर को और बढ़ाएं। अब बात हार जीत से आगे हो चुकी है, बात अब जीत के अंतर की बात हो रही है कि हम उस अंतर को कितना ज़्यादा आगे लेके जाएं, ताकि एक रिस्पेक्टेबल जीत तो हो चुकी है, एक ऐसी जीत जो ये शो कर सके कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अजमेर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और जहाँ तक योगी जी का सवाल है, वो बाकी जगह भी जाएंगे, और जो देहात की बाकी सीट है, मैं आपको बता दूं आज की तारीख में अजमेर जिले की यही बात मैंने 1 हफ्ते पहले भी कही थी, मैं उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। आज की तारीख में अजमेर जिले की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब बात हार जीत से लेकर के, मैंने कहा कि वोटों की जीत के अंतर को लेकर के बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस तो अपने अंतर्कलह से ही जूझ रही है। उनको यही नहीं पता कि गहलोत साहब और पायलट साहब जब साथ आए नहीं, जिस इतने प्रमुख जिसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 5 साल
सरकार लेके आए थे उनका कल में मुझे लगता है शायद चुनाव के 10 दिन पहले जो व्यक्ति उनके पोस्टर्स में जगह पाता है तो आप अंदाज लगा लीजिए कि उनकी स्थिति क्या होगी। और गुर्जर समाज तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। नहीं, आप गुर्जर उनका ये समाज पे, आप गुर्जर समाज पे बात मत कीजिएगा, आप भारतीय जनता पार्टी पे बात कीजिए। अजमेर जिले में गुर्जर क्योंकि समाज अगर- एक अगर- महत्वपूर्ण समाज है। ऐसा है, गुर्जर दीपक- समाज एक अजमेर जिले में महत्वपूर्ण समाज है जो हमारे साथ जी, खड़ा हुआ है। दीपक जी, मैं आपसे जो बात करना चाह रहा था कि अगर आप सिर्फ एक विचारक और विश्लेषक की दृष्टि से बात करते तो मैं आपको ये अवसर देता कि आप उधर भी बात करते, लेकिन क्योंकि आपने शुरू से ही बात करनी शुरू की तो आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के बाद कांग्रेस के बारे में आप विचार तो व्यक्त कर सकते हैं, पर राय जो इस तरीके से राय दे रहे हैं ना कि ये होता वो नहीं। आप तो ये बताइए कि अगर आदित्यनाथ जी अजमेर आते वनस्पत पुष्कर के तो देवनानी जी को कितना लाभ मिलता, और अब अगर अमित शाह आ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा या वो आते तो ज़्यादा मिलेगा? बिल्कुल साफ साफ दिल से बताइए। ठीक है, मैं एक बहुत ही न्यूट्रल ओपिनियन अपना रखना चाहूँगा आपके समक्ष और आपके दर्शकों के समक्ष। देखिए, अमित भाई एंड योगी जी दोनों हमारे कद्दावर नेता हैं, फ्रंट लाइन लीडर्स हैं और पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, तो स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति हर जगह तो रह नहीं सकता, तो कईयों को वहाँ पे दे दिया, कईयों को यहाँ दे दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अजमेर शहर में चाहे योगी जी आए चाहे अमित शाह जी आए, दोनों के आने से एक आप ये मान सकते हैं कि चुनाव की जो रणनीति है उसके तहत दोनों के अंदर चुनाव प्रचार में एक तेजी आ जाती है। और जो हमको लग रहा था कि अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो, छोटा मोटा हो, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, तो उसके अंदर एक तेजी आ जाती है और कार्यकर्ता और ज़्यादा उत्साह से काम करने लग जाता है। जो कहीं ऊंच नीच है, छोटा मोटा, अगर कहीं किसी की कोई रूसा हुआ ये है तो वो आदमी भी लाइन पे आ जाता है, उसको लगता है नहीं संगठन सर्वोपरि है, संगठन पहले है, पार्टी पहले है, व्यक्ति बाद में है। तो उस बातों का इन व्यक्तियों के आने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और अपने आप में जनता को भी लगता है जब इतने बड़े नेता शहर में आ रहे हैं या जिले के अंदर आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वोटर भी सोचता है कि हम जब ये हमें सीरियसली ले रहे हैं तो हमें भी तो इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। मैं अब वापस कांग्रेस का बोलूंगा तो आप कहेंगे नहीं, कांग्रेस का नहीं बोला आप तो पार्टी मैं इसीलिए मैं अपने आपको यहीं तक की समेट देता हूं और बताना चाहता हूं कि इन दोनों व्यक्तियों के आने से आने वाले टाइम में अजमेर शहर और अजमेर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर वोटों के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिल सकता है। बड़ा जंप आने को मिलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ तोमर साहब, ये तो इन्होंने, क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता हैं तो उन्होंने पार्टी का, अब मैं आपसे पूछना चाहता था एक स्वतंत्र विश्लेषक के रूप में, क्योंकि आपका कोई पार्टी नहीं है, ना आप कांग्रेस के ना बीजेपी के, या हमेशा हम कहते हैं हम नहीं हैं वो, लेकिन स्वतंत्र विचारक और दृष्टा की तरीके से अगर आप सोचें तो अगर मोबिलाइज एक पार्टी होती तो दूसरी पार्टी पर भी फर्क पड़ता है। जब आप हिंदू कार्ड पर अगर किसी मतदाताओं को वो कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दूसरा वर्ग भी है जो भी अजमेर में रहता है, जो भी मतदाता है, जो भी मतदान करेगा, और वो अगर मतदान करेगा और इस तरीके से अगर HM कार्ड खेला गया, हिंदू मुसलमान कार्ड खेला गया, तो निश्चित रूप से दूसरा वर्ग भी फिर प्रभावित होगा और वो भी मोबिलाइज्ड होगा। वो जो वोट ऐसे थे जो प्यार से, इनके कहने से, मेरे कहने से, उनके कहने से भारतीय जनता पार्टी में डल रहे थे, वो भी निकल के आएंगे फिर क्या बोले यार ये तो बिल्कुल ही खेल रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव जहां तक अजमेर की जनता पर है कि ये जो HM वाला पोर्शन आपने बताया है, हिंदू मुस्लिम पोर्शन, ये देवनानी जी ने पूर्व में ही प्रयास करके इसको करने की पूरी कोशिश कर ली है, सनातनी विषय पर। हाँ, सनातनी विषय जी। पर। तो अब बात रही इसके और प्रखरता से हो जाने की, तो ये देवनानी जी भी जानते हैं, भाजपाई भी जानते हैं कि भाई M पोर्शन उनके साथ तो आएगा नहीं, इसलिए उनकी समस्त चिंताएं H पोर्शन को हैं। अब H पोर्शन कितना वहां आएगा, जितना आना है उतना तो पहले से भी आया हुआ है, लेकिन इसमें और बढ़ोतरी हो, यात्राएं इसीलिए हैं। तो निश्चित रूप से कितना ये मत इधर से उधर शिफ्ट होगा, ये डिपेंड इस पर भी करता है कि भाषा कितनी स्पष्ट और या कितनी सादी होगी। स्टार प्रचारक जब अजमेर आएंगे वो हमारी पार्टी भाजपा के विजन के ऊपर बात करेंगे, भाजपा की विकास की योजनाओं पर बात करेंगे, या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पर बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लेवल पर इतने उच्च पदस्थ नेता सिर्फ हिंदू मुसलमान पर बात करेंगे विजन पर। तो तुलना होगी गहलोत के विजन से, और गहलोत की जो आज की यात्रा है ये एक छोटी यात्रा नहीं है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप उन्हें बहुत बड़ा नेता मानते हैं
तो उनकी एचएम वाली छवि के कारण कह रहे हैं जी। जो भाकर साहब कह रहे हैं। लेकिन गहलोत की जो छवि है वो गहलोत की छवि योजनाओं को लेकर है। ओपीएस, गृह लक्ष्मी योजना, न जाने कितनी लोगों को याद भी नहीं है, मुझे भी नहीं है, लेकिन योजनाएं आम आदमी के लिए दी गई हैं। तो ऐसे में ये भाकर साहब का कहना अति उत्साह का परिचायक है कि भाई हम जीत तो ऑलरेडी रहे हैं, हमारा तो जंप लगेगा, कितनी और ज्यादा मतों से जीतेंगे। ये इस बात पर विचार करें कि कल रात के लगभग 10-11 बजे की बात है जब लालजी ने अपना समर्थन वापस देवनानी जी को दिया जी। और इस तरह से हो गया कि वो 3 दिवाली की जगह चौथी दिवाली मनाई गई कल। जो दिवाली जो दूसरी 3 दिसंबर को होनी थी वो कल ही मना ली गई। इतनी ज्यादा खुशी और हर्ष आज के अखबारों में ऐड है इतना बड़ा, तो इसका मतलब अत्यधिक हर्ष का विषय था। जीता हुआ व्यक्ति तो गले लगा लेता लालजी को, तो एक संघर्ष तो है। अच्छा, राजनीति है, मत का प्रयोग है, तो संघर्ष भी है। लालजी का आना बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब आप ये समझो कि लगभग 20,000 वोट इधर से उधर आ जाएंगे। मैं इतना नहीं समझता, क्योंकि ऑलरेडी बीजेपी एक थ्रेशहोल्ड पर खड़ी हुई है अपने मतों के। क्योंकि जो पिछली बार देवनानी जी ने मत प्राप्त किए हैं चुनाव में 2018 में, वो अब तक बीजेपी द्वारा प्राप्त किए गए किसी भी प्रत्याशी द्वारा लिए गए अधिकतम मत हैं, और वो 68,000 मत थे। तो 68,000 से बढ़कर अगर 84 या 94,000 हो जाएं, मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ बढ़ोतरी 100% होने की उम्मीद वो कर सकते हैं और होगी। अगर हिंदुत्ववादी इतनी बड़ी छवि के नेता, पिछली बार भी अमित शाह जी ने रोड शो किया था अजमेर में 2018 में, इस बार भी कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रलाइज मान लें कि जितना असर उन्होंने पिछली बार के मतों पर डाला इतना इस बार डालेंगे, या थोड़ा बहुत बढ़ोतरी होगी, इसके अलावा ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि रोड शो तो पिछली बार भी था। तो वैसे रोड शो का एक मनोविज्ञान होता है। देखिए, रोड शो का मनोविज्ञान ये होता है कि अमित शाह एक देश का एक चेहरा तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और चेहरा देखने के लिए जो मतलब ऐसे चेहरा, जो मैं पान की दुकान, इस रोड से अमित शाह निकल रहे हैं, मैं पान की दुकान पे बैठा हुआ हूँ, तो मैं निश्चित रूप से उनको जितना नज़दीक से देखना चाहूँगा। क्या देखो तो सही अमित शाह क्या है, रोज़ टीवी पर देखते हैं तो देखने के लिए, तो वो एक आकर्षण जो होता है ना, उससे भीड़ तो इकट्ठी हो जाती है, पर मतदाता इकट्ठे नहीं होते। मतदाता तो अपने घरों में बैठ के नौकरियाँ कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, जो खाली बैठे हैं वो सारे के सारे रोड शो में आ जाते हैं, लेकिन आम सभाओं में सुनने के लिए आते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना बाकी साहब, मैं आपसे क्षमा याचना करूँगा कि अमित शाह से ज़्यादा असर पुष्कर में होगा। मेरा ये मानना है कि आदित्यनाथ योगी अगर वहाँ पुष्कर में आएंगे तो वो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालेंगे, क्योंकि नसीम अख्तर को जितने वोट मिलने थे और जो प्रभावित नहीं होंगे किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए, मोदी जी भी आ जाए, तो भी वो प्रभावित नहीं होंगे वोट, क्योंकि वो तो उनको ही मिल रहे हैं, तो वो तो पहले से ही मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती जो खड़े हुए हैं वहाँ, डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती के जो और दूसरे जातियों के मत हैं, वो निश्चित रूप से डेंट आएगा उसके अंदर। क्योंकि वो बालकनाथ को इनको मैं जानता हूँ, योगी जी को, आदित्यनाथ जी जब बोलते हैं तो इतने सोच समझ के बोलते हैं, और उनको मालूम है कि चिंगारी कहाँ लगानी है ना, तो चिंगारी लगाना जानते हैं। और अगर वो पुष्कर में चिंगारी लगा गए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को, मैं समझता हूँ, 10 से 15,000 का वोट का मतांतर वो कर जाएंगे जी, वो कर सकते हैं जी, इसमें बिल्कुल कोई दे। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, आपने थोड़ा शब्दों का चयन पे मुझे आपत्ति है जी कि एचएम को लेकर के, हमारे लिए तो एचएम का मतलब होता है होम मिनिस्टर होता है, और चूंकि अमित शाह जी आ रहे हैं तो एचएम मेरे हिसाब से तो वही होता है। तो एचएम का रेफरेंस आप अजमेर में होम मिनिस्टर की विजिट से लेकर रहे हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित रहेगा। जहाँ तक पुष्कर का सवाल है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। योगी जी एक हमारे स्टार प्रचारक है, उनकी एक अलग शैली रही है भाषण की, शब्दों के चयन की, और बड़े नपे तुले शब्द बोलते हैं। नो डाउट, मुझे याद नहीं आ रहा कभी इतने सालों में भी कभी ऐसे शब्द उन्होंने बोले, चाहे विधानसभा के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, चाहे उसके बाहर भी, कि जो उनको वापस लेने पड़े हो या उनको माफी मांगनी पड़ी हो। बड़े नपे तुले, और उनका 5 बार की वो सांसद भी रहे हैं, और पिछले लगभग इतने साल से वो दूसरा टर्म उनका ऐसा सीएम चल रहा है। तो बड़े नपे तुले, संतुलित, मर्यादित और संयमित भाषा का उपयोग उनका रहता है। तो स्वाभाविक रूप से पुष्कर में वो आएंगे तो एक
पुष्कर इतनी धार्मिक नगरी है जहाँ लोगों को अगर थोड़े बहुत लोग जो फैंस सिटर्स होते हैं, आपको लगता है जैसे इन्होंने कहा था नहीं, तोमर साहब ने कहा था कि थ्रेशोल्ड पे आ गए थे, तो सही बोले, कई थ्रेशोल्ड पे रहते हैं पर थ्रेशोल्ड के ऊपर भी जाने वाली स्थिति आ सकती है। जो फैंस सिटर्स वोटर्स हैं पुष्कर के समय, जो ऊहापोह की स्थिति में इधर जाएं उधर जाएं, क्योंकि कई जगह आपको पता ही चल रहा है कि दोनों पार्टियों के अंदर स्वाभाविक रूप से आप जो बागी शब्द का उपयोग होता है कि बागी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो उनके अंदर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक सेफर और एक बेटर ऑप्शन उनको नजर आता है। तो योगी जी के आने से स्वाभाविक रूप से अजमेर की जो आपने फरमाया बिल्कुल ठीक आपका असेसमेंट है, पुष्कर के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क बना है। बस मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, उसके बाद उनका एक रोड शो किशनगढ़ में भी है। हाँ, किशनगढ़ स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण सीट भी है, एक शहर भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अजमेर हमारे संगठन की दृष्टि से अजमेर शहर जिले का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी उतनी ही बराबर ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 30 दिन इलेक्शन मोड में रहती है, तो हमारे कोई चीज़ कोई नई बात नहीं है कि वो आ रहा है या वो जा रहा है। हाँ, स्वाभाविक रूप से चुनाव के समय हम उसको चुनाव के आखिरी दम तक, आखिरी दिन तक, और वोटिंग के जो समय सीमा होती है 6 बजे, तो 6 से लेकर 7 बजे तक हम लोग एक एक्टिव मोड में ही रहते हैं। हम उसमें कभी भी कोई ढिलाई नहीं बरतते, कोई उसके अंदर हम गिरावट नहीं आने देते, न मनोबल में न कार्यशैली के अंदर। तो किशनगढ़ को भी हम मान के चल रहे हैं कि हमें उस सीट के अंदर जो पहले ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारे स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ से एक व्यक्ति बाहर चला जाता है दूसरी पार्टी में, तो किशनगढ़ के अंदर भी एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, और वो पार्टी के मतों में बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और किशनगढ़ शहर में विशेषतर जिस तरह से योगी जी का रोष होगा, आप देखिए जनता उमड़ के आने वाली है, और एक तरफा माहौल आने वाले समय में किशनगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, अगले 48 घंटे में तस्वीर बहुत स्पष्ट होगी, आपके सामने होगी। डॉक्टर साहब एक बात बताइए जी कि निश्चित रूप से किसी भी विधानसभा के अंदर प्रत्याशी के आत्मविश्वास और मतदाताओं के विश्वास का उसके जीतने में सबसे बड़ा सहयोग होता है। लाल सिंह रावत जी के आने से ये दोनों की प्राप्ति हुई, मतदाताओं में विश्वास बढ़ा और प्रत्याशी में आत्मविश्वास। पार्टी के लिए और देवनानी जी के लिए एक बहुत सुखद स्थिति है। लेकिन अभी भी ज्ञानजी सारस्वत अभी भी पार्टी के एक बागी के तौर पर खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जिन मतों को ज्ञान जी लेंगे वो भाजपा को मिलने वाले मतों के हिस्से में से ही होंगे। तो क्या आप ये देखते हैं कि अमित शाह का रोड शो इस बिखराव को जो पार्टी के मतों का ज्ञान जी की तरफ होने वाला है, इसे किसी हद तक प्रभावित कर पाएगा? देखिए, पहले लाल जी की बात करना चाहता हूँ। सुबह का भूला शाम को घर आते हैं तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं, और जब आए तब हमने उन्हें स्वीकार किया और गले लगाए, क्योंकि वो हमारे ही व्यक्ति थे। अगर कभी 4 बर्तन घर में बजेंगे तो सही, स्वाभाविक रूप से तो लाल जी वाला तो पटाशेप हो चुका है। इसी नीति के कारण ज्ञान जी खड़े हुए हैं कि जीत गया तो वापस मेरे भाई भाकर जी यही कहेंगे, सुबह का भूला शाम को गले आए, और गले लगा लेंगे, वो भूला तो कहलाएगा ही नहीं। देखिए, मैं उसमें भी स्पष्ट करना चाहूँगा आपको कि आज की तारीख में देवनानी जी बहुत आगे हैं, और हम अजमेर उत्तर की सीट भी अच्छे मतों से जीत रहे हैं। तो वो तो बात मुझे लगता है यहीं पटाक्षेप कर दें हम, ज्ञान जी का भी और उनके लाल जी का भी। और ज्ञान जी का सवाल है, देखिए ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, पार्टी के पुराने वकील हैं, पार्टी के प्रति उन्होंने निष्ठा हमेशा जाहिर की है। आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अपनी सोच रही होगी, अपने विचार रहे होंगे, उनके अपने जो सर्किल रहा होगा उनके सलाहकारों का, उनका निर्णय, तो ये उनकी सोच है, उनको मैं उन तक ही उनकी सोच को रखना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा है कि पार्टी का प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष है, तो मैं पार्टी का पक्ष ही रखना चाहूँगा, और मुझे लगता है मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रखूँ तो ज़्यादा उचित रहेगा। जी जी जी। तो उसके अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपका जो प्रश्न पे आना चाहूँगा आपके, कि आने वाले कल परसों में जब यहाँ पे अमित भाई की जब रोड शो होने वाला है अजमेर शहर में, उससे बाकी लोगों के अंदर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, जो मैंने आपको पहले कहा, जो फैन सिटर्स होते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हमारे वोट से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होने वाला है, तो एक विचारधारा की लड़ाई। पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी बनी तो कोई परिवार को लेकर के नहीं बनी थी, चाहे श्यामा प्रसाद जी से लेकर के आप बात करें, तो आगे तक जब पार्टी का जब काम होता है तो उसमें एक विचारधारा को लेकर हम आगे चले। उसके अंदर जाति, समाज, धर्म, इसको हमने हमेशा नीचे रखा है।
जिस विचारधारा को हम लेके, जिस राष्ट्रवाद को लेकर के हम चले, तो अमित भाई के आने से जिन लोगों को लगता है कि हमें राष्ट्रवाद की सोच को और मजबूत करना है, जो वो देश के बारे में सोचने लग जाते हैं कि सबसे पहले देश, फिर समाज, फिर परिवार, और जब स्वयं आपको व्यक्ति को आखिरी रखता है तो वो व्यक्ति ये सोचेगा कि हाँ, कमल को वोट देने में ही मेरी, मेरे परिवार की, समाज की, प्रदेश की और देश की भलाई है, तो वो व्यक्ति कमल को वोट देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि अजमेर में जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे आप पार्टी के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनका स्वागत है। मतदाताओं पर कितना प्रभाव वो डाल सकते हैं, ये उनकी योग्यता है। कौन से उम्मीदवार को कितनी कामयाबी उनके आने से मिलती है, ये उनकी तकदीर है। और फिर सबसे बाद में हमारे मतदाताओं की तकदीर है कि उनको किस तरीके का विधायक मिलने वाला है, वैसा या ऐसा या कैसा। अब मैं इशारे से ही कह सकता हूँ, ईश्वर करे आपको अच्छा विधायक मिले, चाहे किसी भी रूप में मिले, किसी भी पार्टी का मिले। मेरा आपसे अंतिम आग्रह यह है कि आप वोट अवश्य डालें और अपने विज़न को खोलें। पार्टी से ना बने, अपने दृष्टिकोण से बने, अपने शहर के विकास से बने और अपने आत्मा से बने। आपकी आत्मा जिस बात को कहे उसके साथ चलें। बाकी तो सारे स्टार प्रचारक आते रहेंगे, अपने अपनी बातों से, अपनी लफाजियों से आपको प्रभावित करते रहेंगे, लेकिन 5 साल जिन शब्दों के साथ और जिन राजनेताओं के साथ काटना है, आप उन्हीं से जुड़ें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद, आभार।